नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय जगत के हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होंगी विश्व में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमागहमी की, कूटनीतिक दांव-पेच की, सामाजिक उथल-पुथल की और साथ ही झलकियां होंगी फिल्म, संगीत और कला जगत की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के गढ़ में ताबड़तोड़ हमले। आईएस की राजधानी माने जाने वाले राज्य रक्का में 2014 के बाद पहली बार घुसी सीरियाई सेना। इराक के फलूजा को छुड़ाने की मुहिम तेज। रिंग में मधुमक्खी की तरह काटने वाला महानतम मुक्केबाज तितली की तरह उड़ गया इस दुनिया से। विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली का निधन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 15 लाख आर्मीनियाई मूल के लोगों की हत्या के मामले पर नाटो देश जर्मनी और तुर्की आमने सामने। जर्मनी ने कत्ल को बताया नरसंहार, तुर्की ने बताया ऐतिहासिक गलती। यूरोप के कई देशों में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। पेरिस की सीन नदी में उफान, तोड़ा दशकों का इतिहास। पेरिस संग्रहालय और मेट्रो सेवा हुई प्रभावित। 7 दिन बाद मिला जापान के घने जंगल में खोया बच्चा। बच्चे को सजा देने के लिए पिता ने ही छोड़ दिया था भालुओं से भरे जंगल में। खोजने के लिए लगानी पड़ी थी सेना। और शुरुआत एशिया से, जहां सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट को नेस्तनाबूद करने के लिए हमले तेज हो गए हैं। रूस की ओर से की जा रही बमबारी की मदद से सीरियाई सेना लगातार इस्लामिक स्टेट को पीछे खदेड़ रही है और यह पहली बार है कि सीरियाई सेना आईएस की राजधानी माने जाने वाले रक्का राज्य में घुसने में कामयाब हो पाई है। वहीं दूसरी ओर इराक के शहर फलूजा में आईएस की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के मजबूत गढ़ों पर सुनियोजित ढंग से हो रहे हमलों से वो बुरी तरह लड़खड़ा गया है। हालांकि इराक के फलूजा शहर के बाहरी इलाकों में सेना तेजी से आगे तो जरूर बढ़ी, लेकिन शहर के करीब पहुंचकर कई कारणों से उसकी गति धीमी हो गई है। 22-23 मई को जब हमला शुरू किया गया था तो पहले ही हवाई हमलों से पस्त हो चुके फलूजा पर चंद दिनों में कब्जा कर लेने की उम्मीद जाहिर की गई थी, लेकिन अब तक ऐसा होता नहीं दिख रहा है। मंगलवार को जबरदस्त जवाबी हमले से अंदाजा हो गया कि यहां आईएस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, जबकि उनके लड़ाकों की संख्या महज 500 से 1200 तक बताई जा रही है। आईएस की मजबूत स्थिति का कारण यह है कि उन्होंने पूरे शहर में बंकर और सुरंग का जाल बिछा रखा है। साथ ही वो शहर की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने आम नागरिकों को बंधक बना रखा है, जिन्हें वो सेना को रोकने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। किसी भी तरह की राहत सहायता नहीं पहुंच पाने से उनकी हालत बेहद खराब है। कई लोग भूख के कारण मौत होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जबकि कईयों को आईएस ने अपनी तरफ से लड़ने से इनकार किए जाने के चलते मार डाला है। बच्चे भी आईएस के आतंक से महफूज नहीं। यूएन के मुताबिक आईएस 20,000 से अधिक बच्चों पर अपने दल में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। सुन्नी बाहुल्य फलूजा 2014 में आईएस के कब्जे में आया था। इसे छुड़ाने के लिए हजारों सैनिक, विशेष फौजी दस्ते, शिया लड़ाके और कबायली सुन्नी लड़ाकों को तैनात किया गया है। उधर सीरिया में अमेरिकी हवाई हमलों की मदद से कुर्द लड़ाकों ने आईएस के कब्जे से कई इलाकों को खाली करा लिया है। आईएस की राजधानी माने जाने वाले रक्का शहर के आसपास के इलाके भीषण हमलों की चपेट में हैं। पिछले 2 सालों में यह पहली बार है जब आईएस के किले इतनी तेजी से जमींदोज होते दिख रहे हैं। 4 सालों से सीरियाई सेना के हाथों नाकेबंदी का शिकार दमिश्क के बाहरी हिस्से दारिया में फौरी मदद की अपील के बाद बुधवार को मानवीय सहायता पहुंचाई गई। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार इस कस्बे में भारी मात्रा में खाद्यान्न, पीने के पानी और दवाओं की किल्लत है, लेकिन उन्हें सिर्फ दवा, बच्चों का दूध और वैक्सीन पहुंचाने की इजाजत मिली। सेना के मुताबिक पाकिस्तान के सीमांत इलाके में आतंकवादियों का सफाया हो गया है और अब यह इलाका आम नागरिकों के लिए महफूज है। 7 बरस से अपना घर बार छोड़कर दर दर ठोकर खा रहे लोग अब अपने ही घर में बगैर छत के रह रहे हैं। वजह पाकिस्तान के तालिबान विरोधी अभियान राह निजात मुकम्मल ही हो पाया घर की छतों से निजात पाकर। सड़कें बन गई हैं, पानी आपूर्ति की लाइन बिछ गई है, जर्जर स्कूल फिर से खड़े हो गए हैं। आतंकियों का खतरा टल गया है, लिहाजा घर बार छोड़कर भागे लोग धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए।
लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से लगे फाटा इलाके के लोगों के पास सिर छुपाने के लिए घर तो है, लेकिन छत नहीं। ये छत किसी तूफान या आंधी की भेंट नहीं चढ़े, बल्कि इन्हें पाकिस्तान की सेना ने इसलिए हटाए हैं कि कहीं तहरीके तालिबान के लोग इन किलानुमा मिट्टी के घरों में फिर से पनाह न ले लें। छत न होने से फौज आसानी से हर घर पर नजर रख सकती है। संघीय सरकार द्वारा शासित दक्षिणी वजीरिस्तान का ये इलाका कभी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान का गढ़ हुआ करता था। आतंकी इन्हें घरों में छुपकर आसानी से आसपास के इलाकों में अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन 2009 में पाकिस्तान ने इनके खिलाफ राहे निजात नामक अभियान छेड़ा। आतंकियों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में करीब 72,000 परिवार अपने घर बार और इलाके से बेदखल हो गए। अब 7 साल बाद वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और 42,000 परिवार अब तक वापस आ चुके और उम्मीद है कि साल के अंत तक बचे 30,000 भी वापस आ जाएंगे। सरकार का दावा जो भी है, घरों में छत न होने से महिलाएं अब शरणार्थी शिविरों में ही पड़ी हुई हैं। घर बनाने के लिए सरकार ने जो मुआवजे दिए थे, अब भी सरकारी फाइलों में उलझे हुए हैं। उधर पाक अफगान सीमा पर पासपोर्ट वीजा लाजमी किए जाने और खैबर पख्तूनख्वा में शरणार्थी शिविरों पर कार्रवाई से व्यापार पर असर पड़ रहा है। पेशावर और पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों से गर्मी के समय में शरणार्थी अफगानिस्तान चले जाते हैं और सर्दी बढ़ने के साथ वापस आकर छोटे मोटे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन यात्री दस्तावेज के लागू किए जाने से इस पर विराम लग जाएगा। तलाशी अभियान चलाकर अफगान शरणार्थियों को शिविरों में भेजा जा रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल और बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमले में अफगानी नागरिकों के शामिल होने के बाद ये कदम उठाया गया है। बहरहाल अब भी ऐसे कई रास्ते हैं जहां से बगैर किसी दस्तावेज के पाकिस्तान आसानी से आया जा सकता है। इससे पहले के अंक में हमने बताया कि विश्व प्रसिद्ध टाइगर टेम्पल किस तरीके से लोगों के कौतूहल का विषय होता है, लेकिन ये कौतूहल अब विवाद में बदल गया है। इस बौद्ध मंदिर के खाना बनाने के फ्रीजर से लोग बताते हैं कि 40 बाघों के शव बरामद हुए हैं। ये मंदिर पहले से ही विवादों के घेरे में रहा और इस पर वन्य जीवों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे। ये विश्व प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर लोग बाघों को बेहद नजदीक से देख सकते हैं और उनसे घुल मिल भी सकते हैं। थाईलैंड के टाइगर टेम्पल से बाघ छुड़ाए गए तो वहीं अमेरिका में मुक्केबाजी की दुनिया का टाइगर द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली ने दुनिया ही छोड़ दी। 20वीं सदी के बेहद चर्चित व्यक्तित्व, बॉक्सिंग ही नहीं खेल जगत की बेमिसाल शख्सियत, महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली जैसे लोग जाते नहीं हैं, बहुत कुछ याद दिला जाते हैं। वो याद दिलाते हैं व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की कहानी, सिखाते हैं महानतम होकर भी सरलतम बने रहने का हुनर और पीछे छोड़ जाते हैं एक गौरवशाली इतिहास। I am the greatest. मुक्के की धमक से 3 बार विश्व चैंपियन रहे, विचारों की चमक से ताउम्र पूरी दुनिया पर छाप छोड़ते रहे, कामयाबी के बाद भी सरलता की मिसाल रहे, जन्मजात विद्रोही द ग्रेटेस्ट यानी मोहम्मद अली अब नहीं रहे। अपने कहे के मुताबिक रिंग में मधुमक्खी की तरह काटने वाला यह शख्स दुनिया से तितली के मानिंद उड़ गया। जीवन की 61 फाइटिंग में सिर्फ 5 हारने वाले, लेकिन जिंदगी की जंग को ऐसे लड़े कि जिंदा दिली की मिसाल बन गए। विश्व चैंपियन बनने पर भी वाजिब सम्मान न पाने पर सोने का तमगा नदी में फेंक देने वाले इस मुक्केबाज ने रिंग के अंदर और रिंग के बाहर ऐसे कारनामे किए कि दुनिया दंग रह गई। रिंग के अंदर अगर मुक्के के बल पर प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई तो रिंग के बाहर रंगभेद नस्लभेद की दीवारों को ढहा दिया। द ग्रेटेस्ट बचपन से ही नस्लभेद और रंगभेद का शिकार रहे। ये कैसियस क्ले का विद्रोह था। जब उनको अपने नाम से ही रंगभेद की बू आने लगी तो इसे बदलकर मोहम्मद अली कर दिया। धर्म की बेड़ियों को भी धता बताने वाले मोहम्मद अली ने जिंदगी अपनी शर्तों पर जिया। 3 साल का प्रतिबंध लगा, विश्व चैंपियन का ताज छिना, लेकिन मोहम्मद अली झुके नहीं। अमेरिका में मोहम्मद अली गरीब और रंगभेद की शिकार कौम की आवाज बने और हीरो भी। जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया तो विरोध किया, लेकिन खाड़ी युद्ध से पहले अगवा किए गए 15 अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाने के लिए वे खुद सद्दाम हुसैन से मिलने इराक गए। मोहम्मद अली का कद का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है
कि विश्व चैंपियनशिप की इनामी राशि से ज्यादा कीमत नीलामी में उनके दस्ताने की लगाई जाती थी। यूं तो मोहम्मद अली 1964, 1974, 1978 में हैवीवेट विश्व चैंपियन रहे, लेकिन शारीरिक और मानसिक ताकत के बेजोड़ नमूने, शानदार शख्सियत, अलहदा व्यक्तित्व के धनी मोहम्मद अली को उनके हैवीवेट कद ने ताउम्र चैंपियन बनाए रखा। इस साल रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक खेलों में 10 सदस्यों वाली एक शरणार्थी टीम भी हिस्सा लेगी। इन्हें 43 संभावित खिलाड़ियों में से चुना गया है, जिनमें 2 सीरियाई तैराक, 2 कांगो, इथियोपिया और सूडान के 6 धावक शामिल हैं। इनमें 6 पुरुष, 4 महिलाएं भी शामिल हैं। युद्ध के बादल भले ही छट जाते हैं, लेकिन युद्ध का दर्द और पीछे छूटा गर्द रह रहकर टीस पैदा करता है। और यह गहरा तब हो जाता है जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े साथी एक दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं। 100 साल बीत जाने को हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मीनियाई नरसंहार का जिन्न अभी शांत नहीं हुआ है। नरसंहार के मुद्दे पर अब तुर्की और जर्मनी आमने सामने हैं। आर्मीनियाई नरसंहार का जिन्न अक्सर न सिर्फ यूरोप की सियासत में भूचाल खड़ा कर देता है, बल्कि तुर्की को भी परेशान करता रहता है। इस बार तुर्की को मामले पर झटका प्रथम विश्व युद्ध में उसके सहयोगी रहे जर्मनी ने दिया है। जर्मनी के निचले सदन ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की द्वारा आर्मीनियाई नागरिकों की बड़े पैमाने पर की गई हत्या को नरसंहार करार दिया है। तुर्की ने तुरंत बर्लिन से अपने राजदूत बुलाकर नाराजगी जाहिर कर दी। 1915-16 में विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के ऑटोमन राजवंश के शासकों ने आर्मीनियाई मूल के लोगों को बड़ी संख्या में अंतालिया से सीरिया के मरुस्थल में भेज दिया था। आरोप है कि रेगिस्तान की गर्मी और भूखमरी की ताप न लाकर लाखों लोग मर गए, लेकिन संख्या को लेकर विवाद है। आर्मीनिया, फ्रांस, रूस समेत दुनिया के 20 देशों का मानना है कि यह तादाद 15 लाख है, जबकि तुर्की इसे 3 लाख बताता है। तुर्की शासकों को लगता था कि आर्मीनियाई मूल के लोग जंग के दौरान रूस के लिए जासूसी करते हैं, लिहाजा उन्हें देश निकाला कर दिया गया। संपत्तियां जब्त कर ली गई और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। हालांकि बाद में तुर्की ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जो इस अत्याचार में शामिल थे। तुर्की को लगता है कि यूरोपीय और अन्य देश इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। मामले पर जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है तो तुर्की इसका तीखा जवाब देता है। 2006 में जब फ्रांस की संसद ने नरसंहार से इनकार करने को जुर्म बताने के लिए मतदान किया तो तुर्की ने उससे अपने सैन्य संबंध तोड़ लिए। 2010 में जब अमेरिका ने इसे नरसंहार बताया तो तुर्की ने अपने राजदूत वापस बुला लिए। अब जर्मनी का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब शरणार्थियों को लेकर तुर्की और ईयू के बीच हुए समझौतों पर तुर्की पहले से ही आंख दिखा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि समझौते से यूरोप जाने वाले प्रवासियों पर विराम भी लगा है। अब कहीं इसे ही बहाना बनाकर तुर्की इस समझौते को खत्म न कर दे। गैर कानूनी तरीके से अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले प्रवासियों से भरी एक और नाव के डूब जाने से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। दुर्घटना के बाद ग्रीस के क्रेट द्वीप के दक्षिण में 75 समुद्री मील की दूरी पर हवाई जहाज, पानी के जहाज और हेलीकॉप्टर्स की मदद से राहत एवं बचाव काम चलाया गया। वहीं पिछले हफ्ते भूमध्य सागर में डूबी एक और नौका के 100 से अधिक शव लीबिया तट पर बरामद हुए हैं। कई दिनों की तूफानी बारिश ने यूरोप के बड़े इलाके पर तबाही मचाई है। जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड तथा पोलैंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेना पड़ा है। पेरिस की सीन नदी गुजरते दिन के साथ खतरनाक होती जा रही थी। शुक्रवार को जब नदी के जल स्तर ने 3 दशकों से ज्यादा समय का रिकॉर्ड तोड़ा तो प्रशासन हरकत में आया और पेरिस के मशहूर संग्रहालय लूवर और ओजे को बंद कर बेशकीमती कलाकृतियों को दूसरी जगह रख दिया। पेरिस के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ये दोनों संग्रहालय सीन नदी के किनारे स्थित हैं। कई दिनों की तूफानी बारिश ने यूरोप के बड़े इलाके में तबाही मचाई है। जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। केंद्रीय फ्रांस और दक्षिणी जर्मनी में बाढ़ ने अपना कहर सबसे ज्यादा दिखाया है। पेरिस में बाढ़ के चलते कुछ भूमिगत मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अचानक मौसम में आए बदलाव का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया है। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है ताकि इन इलाकों में पहुंचाई जाने वाली सहायता में आसानी आ सके।
सीन नदी भले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो, लेकिन अभी तक 1982 का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया है, जब नदी का जलस्तर सामान्य से 6.18 मीटर ऊपर तक पहुंच गया था। 1955 की बाढ़ में नदी ने सामान्य से 7.1 मीटर के जलस्तर को छुआ था। फ्रांस ने पिछली एक सदी में सबसे भीषण बाढ़ 1910 में देखी थी, जब सीन नदी का जलस्तर सामान्य से 8.62 मीटर ऊपर तक पहुंच गया था। फ्रांस करीब 2 महीने तक बाढ़ से जूझता रहा। पेरिस की गलियों में नाव चला करती थी। जनवरी के महीने में सीन नदी में आया उफान 15 मार्च को शांत हुआ। नेशनल असेंबली समेत हजारों इमारतें बाढ़ में डूब गई थीं। जनजीवन को सामान्य होने में महीनों लग गए थे। उधर दक्षिणी जर्मनी में भी ताजा बाढ़ ने भीषण कहर मचाया है। रुख करते हैं अफ्रीका की ओर, जहां कई देशों से अशांति की खबरें हैं। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक तकरीबन गृहयुद्ध के कगार पर है। पिछले कुछ सालों में विपक्षी धड़े ने हमले तेज कर दिए हैं। मोजाम्बिक में साल 1975 और 1992 के बीच गृहयुद्ध हुआ था, जिसमें करीब 10 लाख लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। माहौल में दुर्गंध है। मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर दूर इंसानी शव बिखरे पड़े सड़ गल रहे हैं। शरीर पर पड़े फटे कपड़े, नीचे गिरी पैंट और खुले जबड़े इनके साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के गोरागांसो जिले के उत्तर दक्षिण सड़क का ये नज़ारा है, जहां प्रशासन के 11 शवों के दफनाने के दावे के बावजूद 9 शव अब भी पड़े हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोग सेक्टर 76 में 100 से ज्यादा शव मिलने का दावा कर रहे हैं। सामूहिक कब्रों की बरामदगी से लोगों में बेचैनी और डर है कि कहीं फिर से गृहयुद्ध का दौर वापस न आ जाए। हालांकि सरकार ऐसे किसी दावे को खारिज कर रही है। विपक्षी दल रिबानो इसके लिए सत्ताधारी फ्रेलिमो पार्टी को जिम्मेदार मानता है। आरोप है कि 1975 से सत्ता पर काबिज फ्रेलिमो अपने विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। इसके लिए बाकायदा एक दस्ता तैयार किया गया है, जो आधुनिक हथियारों से लैस सफेद ट्रक में घूमते हैं और हर उस शख्स पर नजर रखते हैं जो फ्रेलिमो विरोधी है। रेबानो सशस्त्र विद्रोही गुट के साथ साथ विपक्षी दल भी हैं। 1975 और 1992 के बीच दोनों दलों के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। 2013 में रेमानो के लड़ाकों द्वारा दोबारा हथियार उठाए जाने से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सरकार पर आरोप है कि वो जनता के हितों में काम करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों में जुटी हुई है। पिछले साल से हमलों में तेजी देखी जा रही है, जिससे हजारों लोग पड़ोसी देश मलावी की ओर भागने पर मजबूर हैं। रेमानो के गढ़ वाले इलाके में सेना गश्त कर रही है। किसी भी वक्त संदिग्ध गांव पर हमला बोल देती है, जिसके जवाब में रेमानो भी कहर बरपाते हैं। फिर भी सरकार शांति का दावा कर रही है। फिलहाल राजधानी में शांति वार्ता फिर से बहाल होने से इलाके के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन दोनों पक्षों के कड़े रुख अब भी लोगों को परेशान किए हुए हैं। सोमालिया के एक होटल में बुधवार देर रात हमला करने वाले अल-शबाब के सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने कार्रवाई में मार गिराया। होटल में किए गए आत्मघाती कार बम विस्फोट और गोलीबारी में 2 सांसद समेत 16 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि 55 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मासूम गलती की सजा मासूमियत के पैमाने पर दी जानी चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप सिरफिरे हों तो बच्चे की जान पर आफत बन पड़ती है। ऐसी ही आफत पैदा किया जापान के एक पिता ने, जिसमें एक बच्चे को बचाने के लिए सेना उतारनी पड़ी। हैरत अंगेज ये कि पिता से अधिक संवेदनशील भालू निकले। भालुओं से भरे जंगल में 7 दिन तक अकेले रहे बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। हाँ, ये मेरा ही बेटा है। ये मिल गया है। मैंने इससे माफी मांग ली है। ये खुशी और आत्मग्लानि से भरा बयान है उस बाप का जिसका बेटा 7 दिन पहले जापान के घने जंगल में खो गया था। खोया क्या था, पिता ने उसे खुद ही जंगल के पास सड़क पर थोड़ी देर के लिए बैठा दिया था। बेटा शरारत कर रहा था, लिहाजा पिता ने सजा देने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए जंगल के पास सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसके होश उड़ गए। बच्चा वहां से गायब था। बदहवास बाप बच्चे को इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
जंगल में भालुओं का बसेरा था, लिहाजा बाप के पास सरकार से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरकार ने भी फौरन जंगलों में सेना उतार दी। हेलीकॉप्टर, 180 सैनिक और खोजी कुत्ते दिन रात बच्चे को ढूंढने में लग गए। शुक्रवार की सुबह सेना बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। बच्चा एक झोपड़ी में बैठा हुआ मिला। सेना को देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। सेना को देखते ही वो बोला, मुझे भूख लगी है। सेना के जवानों ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। फिर बच्चे ने खुद ही अपनी पहचान बताई। उसे किसी तरह की चोट नहीं आई थी। हाँ, कई दिनों से भूखे प्यासे रहने के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था। एहतियातन उसे जांच के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से वापस आने के बाद यमातो नामक इस बच्चे ने अपनी आप बीती सुनाई। कहा, जब पिता ने सड़क के किनारे छोड़ा तो वो डर गया। पहले तो वो जंगल में थोड़ा अंदर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर सड़क का रास्ता भटक गया। पहाड़ और जंगलों को पार करते हुए इस झोपड़ी के पास पहुंचा। पुलिस के मुताबिक ये झोपड़ी जंगल में बने एक कैंप का हिस्सा है। बारिश से बचने के लिए बच्चा झोपड़ी तक जा पहुंचा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। आइए, जाने से पहले हम आपको छोड़ जाते हैं हांगकांग में आयोजित होने वाले मीडिया फेस्टिवल के दौरान पेश होने वाले रोबोट बैंड की कुछ रोचक तस्वीरों के साथ। आप लीजिए इन झलकियों का लुत्फ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।